अच्छा, अब देखते हैं जो ये BH कर्व है, B मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, वो और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका ग्राफ जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में किस तरह से वेरी करता है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में किस तरह से चेंज करता है तो पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। ठीक है, हिस्टेरेसिस लूप बनता है। पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं इनका रिलेशन एक बार दोबारा लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो BT जो है वो था आपका म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I। ठीक है, जो ससेप्टेबिलिटी है वो क्या होती थी, I/H होती थी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BT को लिख सकता हूँ म्यू नॉट H प्लस ससेप्टेबिलिटी इंटू म्यू नॉट H। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आ गई। अच्छा, डायमैग्नेटिक मटेरियल में अब आप देखें, इस वाली इक्वेशन को देखें, इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे अपन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाले केस में। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो साई m है, साई m वो क्या होता था, लेस देन 0 होता था। ठीक है, बहुत छोटा नंबर होता था पर लेस देन 0 होता था। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो BT और H का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इस तरह से वेरी कर रहा है, दिख रहा है। यदि इस वाली लाइन को हम प्लॉट करेंगे तो ये साई m जो है बेसिकली इस वाली लाइन का स्लोप है। ठीक है, और बहुत कम स्लोप है और नेगेटिव है। अच्छा, अब पैरामैग्नेटिक वाले केस में देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिक वाले केस में साई m जो है वो ग्रेटर देन 0 होता था, है ना, ये अपन देख चुके हैं। तो बहुत छोटी वैल्यू होती थी पर ग्रेटर देन 0 होता था। तो इसका जो ग्राफ है वो हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये मैंने ग्राफ को काफी मतलब क्लियरली शो करने के लिए इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा बना दिया है, पर स्लोप ऑब्वियसली बहुत कम होगा, है ना, H के साथ ही बिल्कुल लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये इसका स्लोप हो गया। अच्छा, पर फेरोमैग्नेटिक में यदि अपन देखें तो ये जो I/H की जो वैल्यू है, ठीक है, ये इस BT में I इंक्लूडेड है। तो ये BT क्या था, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्राफ जो है यदि अपन I के अगेंस्ट भी बनाते, मतलब BT की जगह I, ठीक है, तो IH कर्व हो जाता। ठीक है, हिस्टेरेसिस जो लूप्स हैं वो IH कर्व के रूप में भी बनाते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली होता है जो लास्ट वाला पॉइंट है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना, बाकी शेप जो है मोर और लेस यही रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है, ये वाली जो कंडीशन है होल्ड नहीं करती, क्योंकि I और H जो है वो इस पूरे कर्व में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेरी कर रहे हैं। इनफैक्ट एक ही वैल्यू H पे दो I की वैल्यूज हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लीनियर रिलेशन जो हमको दिखता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाले केस में, वो चीज हमको फेरोमैग्नेटिक में नहीं दिखती। ठीक है, पर फिर भी मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन के पॉइंट पे जो XM की वैल्यू होगी वो अपन डेफिनेटली पता कर सकते हैं। उससे अपने को ये आइडिया लग जाता है कम से कम कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो किस हद तक मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, और वो वैल्यूज अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कितनी होती है ना, उसका रफ आइडिया अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये ग्राफ जो अपन ने बनाए हैं, इस वाली इक्वेशन के ग्राफ बनाए हैं, है ना, इस वाली इक्वेशन के ग्राफ बनाए, और XM डायमैग्नेटिक में लेस देन 0 है और XM नहीं साई M, है ना, साई M पैरामैग्नेटिक में ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, पर जो है वो कांस्टेंट है ना, यदि टेम्परेचर नहीं वेरी कर रहा है तो जो है वो कांस्टेंट है। इस वाले केस में वेरी करता रहता है। ठीक है,
अच्छा, अब अपन देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अच्छा, अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो हिस्टेरेसिस कर्व है किस तरह से वेरी करता है उसको देखते हैं। अपन ने दो मटेरियल्स का एग्जांपल लिया है कॉन्ट्रास्ट के लिए, ठीक है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर क्या होता था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये होता था म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट एच, ठीक। तो ये क्या होता था, 1 प्लस आई बाई एच, ठीक है। बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इंडक्शन कितना हुआ है ना, ये उसका आइडिया दे रहा है। ये 1, तो ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अभी अपन देखेंगे ये 1 प्लस का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, क्योंकि साई एम की वैल्यू जो है वो काफी हाई रहती है, ठीक है। अच्छा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में साई एम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो साई एम चूंकि कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इसलिए म्यू आर की वैल्यू जो अपन यहाँ पे लिखेंगे वो होगी मैक्सिमम, ठीक है। जो हिस्टेरेसिस लूप का बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता था, ठीक है, जो कर्व बनता था बिल्कुल जो हाईएस्ट पॉइंट होता था, है ना, उस केस में म्यू आर की क्या वैल्यू होगी अपन वो लिखेंगे, ठीक है। और साई एम की, है ना, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी बेसिकली 1 कम होगा उसमें। तो कॉमर्शियल आयरन में जो म्यू आर की वैल्यू है ना, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 9000। कैन यू इमेजिन, है ना। तो साई एम की क्या वैल्यू होगी, वो भी अप्रोक्सीमेटली 9000 ही होगी, ठीक है, जब इतना हाई नंबर है। और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में अपन ने देखा था साई एम की वैल्यू जो है वो ऑर्डर ऑफ कितना होता था, 10⁻⁻⁴ या 10⁻⁻⁵, ठीक है। उसके कंपैरिजन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में साई एम की और म्यू आर की वैल्यू, है ना, इज एक्सट्रीमली हाई। अच्छा, दूसरा ये एक एलॉय है ना, परमालॉय, ये निकल से बनता है ये एलॉय। और आप देखें इसमें जो म्यू आर की वैल्यू है वो 100,000 है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन, है ना, इससे आइडिया लगता है अपने को कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। अच्छा, कोएर्सिविटी क्या होती थी, वो एक्सटर्नल फील्ड जिसमें इंटरनल जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है मटेरियल के अंदर वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें आप डिफरेंस देखते हैं, फिर इन दोनों जो मटेरियल है इनका रफ हिस्टेरेसिस लूप बनाएंगे अपन। तो कॉमर्शियल आयरन में जो कोएर्सिविटी है, और यूनिट अपन ने दे रखी है एम्पियर पर मीटर, ये है 80, ठीक है, 80 एम्पियर मीटर। और परमालॉय में कितनी है, 4, देख रहा है। तो यदि कॉमर्शियल आयरन में मैं यदि यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ये हिस्टेरेसिस लूप यहाँ पे काटेगा, तो परमालॉय में हिस्टेरेसिस लूप यहीं पे कहीं पे काट देगा, ठीक है। बल्कि और भी ज्यादा पास होना चाहिए, ये तो मेरे पास में जगह नहीं है, नहीं तो 80 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा और 4 जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो काफी मतलब स्टीप है। और रिटेंटिविटी क्या होता था कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देते थे तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड रह जाती थी मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो है, और ये टेस्ला में है। तो ये है कॉमर्शियल आयरन का 0.8 मान लें अपन, और इसका 0.6, ठीक है। अच्छा, तो इसका यदि कर्व अपन बनाएं, है ना, अप्रोक्सीमेट बनाता हूँ अपने को, है ना, बहुत क्लियर आइडिया नहीं है। तो ये तो क्लियर ही है कि इसका परमालॉय का जो कर्व है वो काफी पतला बनेगा, दिख रहा है। तो इसका, और चूंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो काफी हाई है, तो ये लंबा सा कर्व बनेगा इस टाइप से, दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा। रफ ही बनाया है पर, है ना, वी गेट द आइडिया। इस टाइप का पतला सा कर्व बनेगा।
कॉमर्शियल आयरन का कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा, ये कोएर्सिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी थिक टाइप का कर्व बनेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये कितना ऊपर जाएगा अभी अपने को आइडिया नहीं है ना। एक रफ ही बना रहे हैं बेसिकली। इस टाइप का कोई शेप हो जाएगा इसका, आप देख रहे हैं दोनों के शेप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और ये शेप एक्चुअली डिसाइड करता है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अलग-अलग तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जैसे जो ये जिसका थिन हिस्टेरेसिस लूप है, उन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ डिफरेंट है, और जिनका इस तरह का जो हिस्टेरेसिस लूप है, जैसे ये दूसरा वाला मैंने बनाया, ठीक है, उनका यूज़ थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। पर ये अपने को आइडिया लग गया कि हिस्टेरेसिस लूप जो है वो काफ़ी वाइड मार्जिन से आपस में डिफर करते हैं अलग-अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर वेरिएशन देख लेते हैं। अच्छा, तो फेरोमैग्नेटिज्म में टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं। अच्छा, जब अपन पैरामैग्नेटिक मटेरियल देख रहे थे, तो वहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंस का क्या रिलेशन अपन ने निकाला था कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, आई जिसको अपन बोलते थे, वो था क्यूरी कांस्टेंट एक्सटर्नल फील्ड अपॉन टी, ठीक है। बेसिकली आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर के, और उसका लॉजिक क्या था कि थर्मल एजिटेशन होगा तो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनके डायरेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्मल एजिटेशन के कारण ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है तो कभी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, क्योंकि एटम्स जो हैं आपस में कोलाइड करते रहेंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल्स का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस रिलेशन को अपन साई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इन द सेंस कि यदि बी एक्सटर्नल को हम लिख दें म्यू नॉट एच अपॉन टी, ठीक है, तो क्या हो गया, आई अपॉन एच इज इक्वल टू साई एम इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया, ये ऊपर वाले दोनों कांस्टेंट हो गए और टी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साई एम भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, है ना, उनके केस में भी टेम्परेचर डिपेंडेंस का लॉजिक बिल्कुल सेम है, इन द सेंस कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल के डायरेक्शन को चेंज करेगा एटम्स के, एक्सेप्ट कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या है, डोमेन्स हैं, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए, है ना, एक लॉ दिया था क्यूरी और वाइस ने, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्यूरी वाइस लॉ बोलते हैं। और क्यूरी वाइस लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टी माइनस टी सी के, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्या मतलब निकला। और जहां पे टी सी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर उस मटेरियल का, ठीक है। तो ये लॉ बेसिकली क्या बोल रहा है कि क्यूरी टेम्परेचर के बाद में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आप देखें ये वाला जो टेम्परेचर है, यदि टीसी से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो 1 अपॉन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। ये वाला फिगर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्यूरी वीस लॉ जो है वो केवल टी ग्रेटर देन टी सी इसी रेंज के लिए वैलिड है। मतलब जो क्यूरी टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर होगा उसके बाद में ससेप्टिबिलिटी कैसे वेरी करेगी उसको बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आयरन है तो आयरन का क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 770 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर के बाद में
आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं रह जाता है, ठीक है, डोमेन्स खत्म हो जाएंगी। और जो अपन ने अभी परमालॉय देखा था, जिसकी कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी अपन ने डिस्कस की थी, है ना, वो बेसिकली आयरन निकल अलॉय है, ठीक है। इसका क्यूरी टेम्परेचर केवल 70 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है।